चलें जी, आज हमारा टॉपिक है जी जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड फेडरल शरीयत कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट। सबसे पहले क्या कहते हैं जी, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। एक तो सुप्रीम कोर्ट होगी पाकिस्तान में, ठीक है। देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आगे फिर कहता है हाई कोर्ट इन ईच प्रोविंस, हाई कोर्ट इन ईच प्रोविंस, ठीक है। हर सूबे में एक सुप्रीम कोर्ट होगी एंड अ हाई कोर्ट इन इस्लामाबाद, हाई कोर्ट इन फेडरल कैपिटल टेरिटरी, ठीक है। इस्लामाबाद में हाई कोर्ट होगी। देखिए आपने देखते हैं कि जी हमारा इस लाहौर हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट है और पेशावर हाई कोर्ट है और क्वेटा हाई कोर्ट है, ठीक है। क्वेटा हाई कोर्ट है, ठीक हो गया। क्वेटा हाई कोर्ट है, ठीक हो गया। उसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ जाती है। ये हमारा स्ट्रक्चर है, सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट्स, उसके नीचे फिर लोअर कोर्ट्स भी हैं, ठीक हो गया। एंड कहता है सच अदर कोर्ट्स इस्टेब्लिश बाई लॉ, किसी लॉ के तहत कोई दूसरी कोर्ट्स भी हो सकती हैं, लॉ के तहत जो बनाई जाएंगी। कहता है एक्सप्लेनेशन में दी अनलेस अदरवाइज रिक्वायर दी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट the word high court occurring in constitution shall include इस्लामाबाद हाई कोर्ट। यहाँ पे जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे वर्ड आएगा तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मीनिंग देगा, ठीक है। शैल इंक्लूड मतलब जहाँ पे भी हाई कोर्ट की बात आएगी तो वहाँ पे ये भी समझा जाएगा कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी, वैसे तो बता रहे हैं ना कि जी ईच प्रोविंसेस में हाई कोर्ट जो है और उसके अलावा हाई कोर्ट फॉर इस्लामाबाद। तो यहाँ पे बता रहे कि जी जहाँ कहीं पे भी हाई कोर्ट की बात आएगी तो ये समझा जाएगा कि जी हाई कोर्ट इस्लामाबाद वाली भी इंक्लूड होगी, शैल इंक्लूड इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद वाली हाई कोर्ट भी उसमें शामिल होगी। आगे कहता है नो कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन सेव एज मे कन्फर्ड बाई कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ। कहता है कि कोर्ट को जुरिसडिक्शन किसी लॉ के तहत दी जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत या किसी लॉ के तहत ही दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद कहता है आपका दी जुडिशरी शैल बी सेपरेटेड प्रोग्रेसिवली फ्रॉम एग्जेक्टिव विद इन 14 ईयर्स फ्रॉम कमेंसिंग डे। देखें हम कहते हैं कि जी जुडिशरी हमारी आज़ाद है क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है कि जी जुडिशरी आपकी आज़ाद है, जुडिशरी एग्जेक्टिव से आज़ाद है, जुडिशरी एग्जेक्टिव के अंडर काम नहीं कर रही, ठीक है। अब सूबे का जो है वो एग्जेक्टिव कौन है, सीएम, ठीक है। एग्जेक्टिव ऑफिसर कौन है, सीएम। तो सीएम की डायरेक्शन पे लॉर्ड हाई कोर्ट नहीं चल रही या हाई कोर्ट नहीं चल रही, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान की एग्जेक्टिव का हेड कौन है, पीएम, प्राइम मिनिस्टर। तो सुप्रीम कोर्ट उसके अंडर नहीं चल रही, सुप्रीम कोर्ट एक सेपरेट इदारा है, ठीक है। सेपरेट सेपरेट है और इंडिपेंडेंट है, हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट, हम कहते हैं जुडिशरी हमारी आज़ाद है, ठीक है। तो वो जजेस जब फैसला करते हैं तो किसी से डायरेक्शन नहीं लेते, खुद फैसले कर सकते हैं। सर ये विद इन 14 ईयर्स से क्या मुराद है? मैडम जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना तो 1973 से 14 साल के अंदर अंदर वो आपका ये समझा जाएगा कि जी ये अब आज़ाद है, ठीक है। इस एक्ट के तहत विद इन 14 ईयर्स ये समझा जाएगा कि जी ये आज़ाद होगी। मतलब 1973 प्लस 14 तो 1987 में ये समझा जाएगा कि जी ये आज़ाद है, ठीक है। जुडिशरी आज़ाद है। अब हम कहते हैं जुडिशरी आज़ाद है क्योंकि हमें बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन में बताया 175 सबसेक्शन 3 में बताया गया प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल शैल नो अप्लाई shall
constitution of this act shall have no application. ये जो सेक्शन है ये अप्लीकेबल नहीं होगा फॉर ट्रायल पर्सन अंडर एनी ऑफ एक्ट मेंशन इन सीरियल नंबर 6-7 ऑफ सब पार्ट 3 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल कहाँ पे है? फर्स्ट शेड्यूल का सीरियल नंबर 6-7 ये आपका है जी फर्स्ट शेड्यूल। ये आपका फर्स्ट शेड्यूल है और उसका पार्ट 3 है, पार्ट 1 का सब पार्ट 3 है और उसका सीरियल नंबर 3 है। वो आपका आर्मी कोर्ट्स हैं या उसके एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं, उस पर अप्लाई नहीं होता। ये देखें, ये इस पे अप्लाई नहीं होगा, आर्मी एक्ट पे और एंटी टेररिज्म एक्ट पे ये अप्लाई नहीं होगा जो ऊपर बता रहा है। देखें, ये फर्स्ट शेड्यूल, उसका पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1 और सब पार्ट 3, मतलब सब पार्ट 1 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, सब पार्ट 2 रेगुलेशन है और सब पार्ट 3 कहाँ पे है? ये है फेडरल एक्ट्स की सीरियल नंबर 5 और 6 एंड 7 के ये आर्मी एक्ट 1953 और एंटी टेररिज्म एक्ट इस पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इस पे अप्लाई नहीं होगा, इस पे अप्लाई नहीं होगा। ये आपका आर्मी एक्ट और एंटी टेररिज्म एक्ट इस पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, हु क्लेम और हु आर बिलोंग टू दी टेररिस्ट ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिसयूजिंग दी नेम ऑफ रिलीजन और सेक्ट, ऐसे लोग जो अपने मजहब का नाम मतलब मिसिंग यूजिंग द नेम ऑफ रिलीजन, जो मजहब का नाम जो है गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी फिरके को गलत इस्तेमाल दे रहे हैं, तो उस पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। उसके लिए जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी, जुडिशरी उनके लिए कोई किसी एग्जेक्टिव के ऑर्डर के थ्रू कोई एक्ट कर सकती है। तो यहाँ पे वो बात कर रहा है कि जी एक्सप्रेशन सेक्ट मीन्स सेक्ट ऑफ रिलीजन डज नॉट इंक्लूड सेक्ट और पॉलिटिकल पार्टी। तो यहाँ पे देखें, या तो कह रहा है कि जी रिलीजन मजहब या कोई फिरका वो कह रहा है कि जी मजहबी फिरका, जैसे शिया सुन्नी और आपका प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक, जो क्रिश्चियंस में है प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक है। ठीक है, इसी तरह आपका हिंदू है, हिंदू में भी कोई किसी मतलब आपके कोई एक मतलब बुत को मानते हैं, कोई दूसरे बुत को मानते हैं, इस तरह। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्ट का मुराद होगा मजहबी फिरका, सेक्ट ऑफ रिलीजन। ठीक हो गया। ये आगे कह रहा है जी आपका ये एक्सप्लेनेशन ये हो गया। ठीक है, 175 क्या कहता है? एक तो कहता है कि एक तो हमारे पास इंडिया शैल बी, लाजमी होगी, सुप्रीम कोर्ट होगी, हाई कोर्ट होगी हर प्रोविंस में, और इस्लामाबाद में कैपिटल टेरिटरी में भी एक हाई कोर्ट होगी। उसके बाद दूसरा कहता है कि जी इनकी जो जुरिस्डिक्शन होगी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन या अकॉर्डिंग टू लॉ होगी। कॉन्स्टिट्यूशन का आगे हम पढ़ेंगे, जो जैसे 199 है या 184 सब सेक्शन 3 है। ठीक है, या 185(6) है अपीलेट जुरिस्डिक्शन, या और जो है डिस्क्रिशनरी डिस्क्रिशन। ठीक है, उसके बाद ये जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी। उसके बाद वो कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अपॉइंटमेंट कैसे होगी जजेस की, वो ये बता रहा है। आपका ना जजेस की अपॉइंटमेंट का मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि एक आपको स्टोरी मिल जाएगी। ठीक है, फिर आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, स्टोरी क्या है? जज कैसे अपॉइंट किए जाते हैं? एक कमीशन बनाया जाता है। ठीक है, एक जुडिशियल कमीशन होता है, जुडिशियल कमीशन में चीफ जस्टिस पाकिस्तान होता है, 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट के और होते हैं, एक आपका पुराना कोई मतलब रिटायर्ड जज होता है, एक लॉ मिनिस्टर होता है, एक अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक है, और एक आपका एडवोकेट होता है जो सुप्रीम कोर्ट का, जिसको हाई कोर्ट
अपॉइंट करती मतलब जिसको पाकिस्तान बार अपॉइंट करती है। ठीक है, इस तरह ये 9 मेंबर होते हैं। और अगर हाई कोर्ट का करना हो तो एक चीफ जस्टिस, एक सीनियर जज, एक वकील और एक आपका लॉ मिनिस्टर, प्रोविंशियल लॉ मिनिस्टर, ये 4 और पर्सन होंगे, टोटल 13 मेंबर होंगे। ये कमीशन होगा जो कि एक जज अपॉइंट करने के लिए, ये कमीशन जो है एक एक बंदा नॉमिनेट करेगा, नॉमिनेट करके ये दे देगा पार्लियामेंट्री कमेटी को। पार्लियामेंट्री कमेटी कौन है? वो आपकी पार्लियामेंट की, उसमें 4 सेनेट के मेंबर होते हैं, 4 नेशनल असेंबली के मेंबर होते हैं। इसी तरह जो है 2 मतलब जो है 4 नेशनल असेंबली, 4 सेनेट से पार्लियामेंट्री कमेटी में। ठीक हो गया। और वही 4 जो होंगे गवर्नमेंट के होंगे, 4 अपोजिशन के मेंबर होंगे, टोटल 8 होंगे। ठीक है, 4 नेशनल असेंबली और 4 नेशनल असेंबली, 4 सेनेट। उन्हीं 4 नेशनल असेंबली, 4 सेनेट में से 2 मतलब आपके अपोजिशन के भी होंगे और गवर्नमेंट के भी होंगे, डिवाइडेड होंगे। ठीक है, जुडिशियल कमीशन कमीशन बना के भेज देगा उसको पार्लियामेंट्री कमेटी को। पार्लियामेंट्री कमेटी वही बंदा जिसको अपॉइंट करना है उसका इंटरव्यू लेगी, उसको बाद में कंफर्म करे या ना करे। अगर कंफर्म करती है तो वो रिपोर्ट बना के भेज देगी प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर आगे जज को, प्रेसिडेंट को भेज देगा, और जब प्रेसिडेंट साइन करेगा तो अपॉइंट हो जाएगा। अगर कंफर्म नहीं करती पार्लियामेंट्री कमेटी तो वही विद रीजन वो भेज देगी प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर के थ्रू वो ही जो रिमूवल है, मतलब नॉट कंफर्मेशन, वो वापस जुडिशियल कमीशन के पास आ जाएगा। जुडिशियल कमीशन नया अपॉइंट कर लेगा। ठीक हो गया। जैसे आपका सपोज के एक आपका अहमद साहब है, अहमद साहब को अपॉइंट करने लगे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए ये जो जज जुडिशियल कमीशन है, पहले इनको ये इनका इंटरव्यू लेगा, ये ओके करेगा तो ये अहमद साहब को भेज दिया जाएगा पार्लियामेंट्री कमेटी में। पार्लियामेंट्री कमेटी अगर ओके करती है तो फिर वो साइन मतलब अप्रूवल के साथ भेज देगी प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट साइन कर देगा। इसी तरह अगर पार्लियामेंट्री कमेटी ओके नहीं करती तो वही विद रीजन वापस भेज देगी प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर यहाँ से वापस जुडिशियल कमीशन को भेज देगा। जुडिशियल कमीशन जो है फिर नया बंदा अपॉइंट करेगी। इसको ये रिजेक्ट हो गया मतलब साहब, फिर नया बंदा का वो इंटरव्यू करके भेजेगी। नया बंदा वो आपका शुएब साहब हो सकते हैं, फरद साहब हो सकते हैं, या मिस नईमा साहबा, या मिस नैला साहबा, जो भी होंगे। ये तरीकेकार है आपका अपॉइंट करने का। ये सच था। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, कहता है देयर शैल बी अ जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। क्या होगा? जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हेयर एंड आफ्टर here and after referred in this article the constitution commission of appointment of judges, ठीक है, referred as the commission for, ये कमीशन होगा for the appointment of judges of सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने के लिए, या फिर आपका सुप्रीम आगे है फिर हाई कोर्ट, या फिर फेडरल शरीयत कोर्ट। इनके जजेस को अपॉइंट करने के लिए एक कमीशन होगा। ठीक हो गया, इनके अपॉइंट करने के लिए एक कमीशन होगा। कहता है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कमीशन शैल कंसिस्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने के लिए कमीशन कौन मेंबर पे होगा? ये 9 मेंबर होंगे, जो कि सबसे पहले चीफ जस्टिस। ठीक है, एक ये हो गया। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ठीक हो गया। दूसरा ये 4 मेंबर हैं। ठीक है, क्या? 4 सीनियर मोस्ट जजेज। जैसे अब जो है इस वक्त गुलजार साहब हैं, उसके बाद फिर उमर अतिया बंदियाल साहब आ जाएंगे, उसके बाद फिर आपके आ जाएंगे अजमत सईद साहब होंगे, उसके बाद फिर इस तरह और होंगे। तो मतलब गुलजार साहब चेयरमैन होंगे, उसके बाद आपका 4 मोस्ट सीनियर जज होंगे, उसके बाद जो है एक उनका फार्मर रिटायर्ड जज होगा। फार्मर रिटायर्ड चीफ जस्टिस या रिटायर्ड जज हो सकता है। चीफ जस्टिस जैसे आसिफ सईद खोसा साहब गए हैं, अनवर जहील जमाली साहब गए हैं, या तसद्दुक मलिक साहब गए हैं, या साकिब निसार साहब गए हैं। ठीक है, ये चीफ फार्मर चीफ जस्टिस है। इनमें से कोई होगा, या पुराना कोई जज हो सकता है। जैसे जज भी काफ़ी रिटायर्ड हो गए हैं, जैसे आपका सज्जाद हुसैन साहब, या और भी काफ़ी सारे जज जो कि
रिटायर्ड हो गए हैं, ठीक है, या कोई जज होगा, ठीक है, तो एक ये हो गया, कितनी हो गए आपके 6, ठीक है। और उसके बाद कहता है आपका, अच्छा ये जो चीफ जस्टिस या आपका फार्मर जज रखेंगे, ये 4 पर्सन के साथ कंसल्टेशन के साथ होगा, मतलब चेयरमैन जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान, ये इन 4 लोगों के साथ मेंबर कंसल्टेशन करेगा और फिर उनमें से एक रख लेंगे, ठीक है, इनमें से एक रख लेंगे। आगे कहता है आपका, और ये भी 2 सालों के लिए होगा। आगे कहता है ये भी मेंबर होंगे। उसके बाद आगे जाता है एक आपका फेडरल लॉ मिनिस्टर, मतलब जैसे आजकल फरोग नसीम साहब हैं, एक अटार्नी जनरल होगा, ठीक है, और अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ये भी मेंबर होगा। और इसके बाद सीनियर एडवोकेट जनरल, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, जैसे सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट कौन है, जैसे एतजाज हसन साहब हैं, या आपके लतीफ़ खोसा साहब हैं, या आपके हामिद खान साहब हैं, ठीक है, ये आपके सीनियर जज हैं। ये भी एक होंगे, इनको अपॉइंट कौन करेगा, इनको नॉमिनेट करेगा पाकिस्तान बार काउंसिल इनको नॉमिनेट करेगी, पाकिस्तान बार काउंसिल इसको नॉमिनेट करेगी। ये टोटल हो गए आपके 9 मेंबर, 1 5 6 7 8 9, ठीक है। पहले चीफ जस्टिस, 4 सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट के, एक फॉर्मर जज, 5 हो गए, एक लॉ मिनिस्टर, एक अटॉर्नी जनरल, एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, ठीक हो गया। ये इनका टोटल मेंबर होंगे। आगे कहता है नॉटविथस्टैंडिंग थिंग कंटेन 1 and 2 देयर शैल बी the president shall appoint the most senior judge of Supreme Court as Chief Justice of Pakistan, ठीक है। कहता है जो चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करेगा, चीफ जस्टिस को हमेशा प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है मोस्ट सीनियर जज को, ठीक है। जैसे मोस्ट सीनियर इतर आप पे आगे मेरा ख्याल जो आ रहे हैं, नेक्स्ट जो आपके होंगे ये उमर तिया बंदियाल या आजमत सईद खान, इस तरह एक नेक्स्ट जो आ रहे हैं उनको कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। आगे कहता है दी कमीशन में मेक रूल्स एंड प्रोसीजर, कमीशन अपने रूल्स बना सकता है, ठीक है। आगे कहता है कि जी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, या कमीशन क्लास 2 शैल इंक्लूड नेमली। अब जज हाई कोर्ट जो अपॉइंट करेंगे 9 वो होंगे, एक ये हो जाएगा आपका चीफ जस्टिस हाई कोर्ट वो ही, उसके बाद एक उसका जज, जैसे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट लाहौर क्या है, ये अमीर भट्टी साहब हैं, ठीक है, अमीर भट्टी साहब। और इसके बाद सीनियर मोस्ट जज कौन है, आयशा मलिक साहब हैं, ठीक है, ये। उसके बाद एक लॉ मिनिस्टर होगा, जो आपका इस वक्त पंजाब का लॉ मिनिस्टर कौन है, पंजाब का लॉ मिनिस्टर चले वो आपका एक लॉ मिनिस्टर होगा पंजाब का। और उसके बाद एक वकील होगा जिसकी 15 साल स्टैंडिंग होगी। तो मतलब ये 4 ये हो जाएंगे, तो टोटल कितनी हो गए, हाई कोर्ट को के जज को नॉमिनेट करने के लिए कितनी हो गए, टोटल आपके हो गए 9 प्लस 4, ये टोटल 13 मेंबर हो गए। 13 मेंबर मिलके हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करेंगे। आगे कहता है प्रोवाइडेड दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान द मोस्ट सीनियर जज मेंशन इन क्लास 2 शैल नॉट बी मेंबर ऑफ कमीशन, ठीक है। आपका जो चीफ जस्टिस होगा, जिस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को अपॉइंट करने के लिए, मतलब किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने के लिए, वो आपका जो सीनियर मेंबर होगा, वो जिसको मतलब अपॉइंट जज अपॉइंट करना है, जिसको जज रखना है सुप्रीम कोर्ट का, वो आपका मेंबर नहीं होगा, उस कमीशन का मेंबर नहीं होगा। मतलब ये जो 13 बंदे हैं उनमें से वो पैसे पहले तो हमने पढ़ लिया है कि ये चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट भी आपका वो मेंबर होगा जो आपका अपॉइंट होने वाला है। तो इसी तरह अगर जिसको रखना है वो नेक्स्ट जो होगा उसको अपॉइंट नहीं किया मतलब किया जाएगा, वो मेंबर का हिस्सा नहीं होगा। मतलब जिसको जज अपॉइंट करना है वो उस कमीशन का मेंबर नहीं होगा। आगे कहता है प्रोवाइडेड दैट इफ फॉर द रीजन चीफ जस्टिस इज नॉट अवेलेबल ही शैल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द फॉर्मर चीफ जस्टिस या फॉर्मर जज। अगर चीफ जस्टिस अवेलेबल नहीं है किसी भी वजह से, तो फॉर्मर चीफ जस्टिस या फॉर्मर जज होंगे आपके उस कमेटी के मेंबर, टू बी नॉमिनेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। देखें कहता है कि जी ये अगर बंदा नहीं है किसी भी वजह से, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
उसी हाई कोर्ट के किसी भी फार्मर चीफ जस्टिस को या फार्मर जज को अपॉइंट कर सकते हैं, फार्मर चीफ जस्टिस को या फार्मर जज को अपॉइंट कर सकते हैं। आगे 6 में कहता है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, और मतलब हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करने के लिए हाई कोर्ट का जो होगा, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट होगा और सीनियर मोस्ट जज होगा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जैसे आपका अतर बिनल्ला साहब हैं, और बाकी एक सीनियर जज होगा, वो कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि देखें कि आपका अपॉइंट हाई कोर्ट को अपॉइंट करने के लिए कमीशन इंक्लूड होगा क्लास 2 में एंड शैल आल्सो इंक्लूड। क्लास 2 में कौन थे, वो 9 लोग, और 2 ये हो गए, तो टोटल कितनी हो गए इनके 11, 9 प्लस 2 11। हाई कोर्ट के अपॉइंट करने के लिए वो 4 आते हैं, और हाई सुप्रीम कोर्ट के लिए इस्लामाबाद के लिए वो लॉ मिनिस्टर नहीं आएगा, और आपका एडवोकेट जनरल नहीं आएगा, लॉ मिनिस्टर नहीं आएगा, बस ये 2 और आ जाएंगे, तो ये टोटल 11 हो जाएंगे। आगे कहता है आपका प्रोवाइडेड दैट द इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद, द चीफ जस्टिस 4 जज शैल बी मेंबर ऑफ कमीशन। कहता है फॉर द इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस and the judge of Islamabad, the chief justice of 4 provincial high courts shall be member of commission। ठीक है, कहता है आपका जो आपका चीफ जस्टिस या एंड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को अपॉइंट करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स शैल आल्सो बी मेंबर ऑफ कमीशन, कि आपका हाई कोर्ट सुप्रीम को आपका इस्लामाबाद की कोर्ट के जज को या चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने के लिए जो प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स हैं उनके जजेस भी, चीफ जस्टिस भी मेंबर होंगे। जैसे आपका लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और क्वेटा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। आगे कहता प्रोवाइडेड दैट द फॉरगोइंग प्रोविजो इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद शैल मुटेटस मुटेंडिस अप्लाई। ठीक है, आपका वो सिंपली कहते हैं कि जी अगर चीफ जस्टिस अवेलेबल नहीं है तो कहता है कि जी वो जो फार गोइंग प्रोविजंस हैं जो पीछे हम पढ़ के हैं वो सेम अप्लाई होंगी। जैसे अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो फिर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का नहीं है, ठीक है, तो फिर सपोज के लाहौर का चीफ जस्टिस नहीं है, तो फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान वो किसी फार्मर चीफ जस्टिस को या किसी फार्मर जज को अपॉइंट कर लेगा। ठीक है, फार्मर चीफ जस्टिस या फार्मर जज को अपॉइंट कर लेगा, जो हमने अभी पढ़ा है। आगे कहता है द चीफ जस्टिस ऑफ जज फेडरल शिलेक्ट कोर्ट एंड क्लास शैल, फिर चीफ जस्टिस फेडरल शिलेक्ट कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है तो उसमें क्या होंगे, आल्सो इंक्लूड द चीफ जस्टिस, the chief justice of federal shariat court and the most senior and मोस्ट सीनियर जज। वही बात है कि 2 और आ जाएंगे, जो मोस्ट सीनियर जज होगा उसका वो मेंबर होंगे। मतलब यहाँ पे भी वही फार्मूला होगा जो 9 + 2, 9 + 9 वो मेन होंगे और 2 ये होंगे, तो टोटल 11। प्रोवाइडेड दैट फेडरल शिलेट कोर्ट दी प्रोवाइजो शैल मुटेट, अगर फेडरल शिलेट कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं है तो फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान कोई भी मेंबर अपॉइंट पुराना मतलब चीफ जस्टिस कोई एक्स फॉर्मर चीफ जस्टिस या फॉर्मर जज को अपॉइंट कर देगा उस चीफ जस्टिस की जगह पे। आगे कहता है जी कमीशन बाय मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप शैल नॉमिनेट दी पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने समझना है। ठीक है, अब जुडिशियल कमीशन बन गया, आगे आ गया जुडिशियल कमीशन जो है वो एक नॉमिनेट करके वो भेज देगा पार्लियामेंट्री कमेटी को। एक वैकेंसी के लिए एक जज होगा। ठीक है, एक वैकेंसी के लिए एक ही कमीशन जो है एक जज को अपॉइंट करके भेजेगा। ये नहीं है कि जी एक वैकेंसी के लिए 5 को नॉमिनेट कर दे और उनमें से पार्लियामेंट्री कोई भी एक रख ले, नहीं, एक वैकेंसी के लिए एक होगा। कहता है दी कमीशन, ये जो हमने कमीशन पढ़ा है 9 का या 13 मेंबर का,
कमीशन बाय मेजोरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप। टोटल मेंबरशिप 13 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के लिए 9 होगी, हाई कोर्ट के लिए 13 होगी, और फेडरल शरीयत कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए फिर 11 होगी। ठीक है। कमीशन बाय मेजोरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप शैल नॉमिनेट द पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट्री कमेटी को नॉमिनेट करेगी, नॉमिनेट करके एक पार्लियामेंट्री कमेटी को दे देगी। क्या? 1 पर्सन फॉर ईच वैकेंसी। ठीक है। जैसे उन्होंने कहा कि जी आयशा मलिक को इस्लामाबाद भेज दें, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भेज दें, तो एक वैकेंसी है ना इस्लामाबाद हाई सुप्रीम कोर्ट में, एक वैकेंसी है, तो उन्होंने सिर्फ एक आयशा मलिक साहबा को भेजा है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उस जगह पे 4 पर्सन और भेज दें, नहीं, एक ही जज को, एक वैकेंसी के लिए एक जज नॉमिनेट करेगी आपका जुडिशियल कमीशन पार्लियामेंट्री कमेटी को। ठीक है। ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फेडरल शरीयत कोर्ट एज द केस में भी। ठीक है। 8 में सिंपल यही बताया गया कि जी कमीशन जो है एक नॉमिनेट करके एक जज को पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज देगा। पार्लियामेंट्री कमेटी कौन से होगी? उसमें 8 मेंबर होंगे, वो हम डिस्कस करते हैं कौन से होंगे। कहता है पार्लियामेंट्री कमेटी हियर रेफर टू द आर्टिकल शैल कंसिस्ट 8 मेंबर्स। पार्लियामेंट्री कमेटी में 8 मेंबर्स होंगे, 4 सेनेट से, 4 नेशनल असेंबली से। नेशनल असेंबली अगर डिसॉल्व है तो 4 8 के 8 सेनेट से होंगे। ठीक है। देखें 4 फ्रॉम सेनेट एंड 4 फ्रॉम नेशनल असेंबली, 4 फ्रॉम सेनेट एंड 4 फ्रॉम नेशनल असेंबली। आगे कहता है अगर सेनेट नेशनल असेंबली डिसॉल्व है तो द पार्लियामेंट्री कमेटी शैल कंसिस्ट द मेंबर्स फ्रॉम सेनेट ओनली। अगर प्राइमरी वो डिसॉल्व है नेशनल असेंबली तो सारे मेंबर्स सेनेट से ही होंगे। आगे फर्दर वो कहता है कि दी इन दिस एंड द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल शैल मुटेटस मुटेटस अप्लाई। ठीक है। प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल शैल अप्लाई shall mutatis mutandis apply out of 8 members of committee। कहता है 8 ये जो मेंबर्स होंगे ना, उसमें से 4 गवर्नमेंट के होंगे और 4 अपोजिशन बेंच के होंगे। ठीक है। 8 मेंबर्स जो कमेटी के होंगे, ठीक है, उनमें से आपका 4 मेंबर फ्रॉम ट्रेडी बेंच, मतलब हुकूमत से होंगे। ठीक है। फ्रॉम आप इसको कह लो कि जी हुकूमत से होंगे, फ्रॉम गवर्नमेंट। ठीक है। और उसके बाद 2 फ्रॉम ईच हाउस, 2 फ्रॉम ईच हाउस फ्रॉम दी 2 फ्रॉम ईच हाउस। देखें यहाँ से वो एक बात फिर क्लियर कर गया है कि जी 2 फ्रॉम ईच हाउस। 2 फ्रॉम ईच हाउस क्या कि 2 होंगे आपके नेशनल असेंबली से, 2 सेनेट से। 2 फ्रॉम 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 नेशनल असेंबली एंड 2 फ्रॉम सेनेट। ये बता रहे ईच असेंबली। ठीक है। इसी तरह जो अपोजिशन बेंच है उसमें भी यही होगा, 8 4 अपोजिशन बेंच के होंगे, 2 ईच हाउस है, 2 नेशनल असेंबली, 2 सेनेट से। आगे कहता है द डोमिनेशन ऑफ ट्रे बेंच शैल बी मेड बाय द लीडर ऑफ हाउस एंड फ्रॉम अपोजिशन बेंच बाय द लीडर ऑफ अपोजिशन। अब देखें जो ये जो ट्रेडी बेंच के होंगे वो आपके अपॉइंट करेगा लीडर ऑफ हाउस। लीडर ऑफ हाउस कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इस वक्त लीडर ऑफ हाउस है। ठीक है। और अपोजिशन लीडर, मतलब यहाँ पे लीडर ऑफ हाउस की बात कर रहा है कि तो नेशनल असेंबली में लीडर ऑफ हाउस कौन है आपका? वो आपका प्राइम मिनिस्टर। और उसके अलावा दूसरा अपोजिशन लीडर कौन है नेशनल असेंबली में? ये है आपके शहबाज शरीफ साहब। ठीक है। सेनेट में लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? वो लीडर ऑफ अपोजिशन ये मेरा ख्याल है ये थे गिलानी साहब, गिलानी साहब आए थे। ठीक है। चल स्पीकर नहीं बने, वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए। ठीक है। तो मतलब जो गवर्नमेंट के होंगे उनको गवर्नमेंट का हेड अपॉइंट करेगा, जो अपोजिशन होंगे उनको अपोजिशन का हेड अपॉइंट करेगा। इस तरह पार्लियामेंट्री कमेटी बन गई। पार्लियामेंट्री कमेटी में 8 मेंबर्स होंगे, 4 होंगे आपके गवर्नमेंट के, 4 होंगे आपके अपोजिशन के। 4 में से 2 सेनेट से, 2 नेशनल असेंबली से। आगे कहता है 11 दी सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी होगा आपका
सेनेट का वही सेक्रेटरी कमेटी का होगा। कमेटी कौन सी? पार्लियामेंट्री कमेटी का सेक्रेटरी, सेनेट का जो सेक्रेटरी होगा वही होगा। आगे कहता है दिस कमेटी रिसीव्ड आर नॉमिनेशन, ठीक है, द कमेटी रिसीव्ड on receipt of nomination from the commission may confirm the nominee by its total membership within 14 days, failing which may shall be deemed to have been confirmed। देखें जो कमेटी होगी ना आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी, कमीशन ने उनको भेज दिया कि एक नॉमिनेशन भेज दी, कमीशन ने भेज दिया कि जी अहमद साहब हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दें, तो जो पार्लियामेंट्री कमेटी होगी वो 14 दिन में विद इन 14 डेज उसको कंफर्म करेगी, ठीक है। अगर 14 दिन में कंफर्म नहीं कर सकती तो यही समझाया जाएगा कि जी वो कंफर्म हो गए, या तो 14 दिन में कंफर्म कर देगी, अगर 14 दिन में कंफर्म नहीं करती तो वो समझा जाएगा कि कंफर्म हो गई। और कंफर्म भी कैसे? मेजोरिटी से। टोटल 8 मेंबर हैं तो 5 सिंपल मेजोरिटी की बात करें, 5 जो होंगे वो कम से कम उसको वोट देंगे तो वो समझा जाएगा जी वो अपॉइंट कंफर्म हो गया है, ठीक है। प्रोवाइजो में आ गया कि जी आपका वो रीजन के साथ वो उसको कंफर्म नहीं भी कर सकती, ठीक है। कहता है दी जी प्रोवाइडेड द कमेटी फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड में नॉट कंफर्म, कमेटी जो है रीजन रिकॉर्ड करेगी और कंफर्म नहीं भी कर सकती। कंफर्म जब ना करेगी तो वो 3/4 मेजोरिटी से करेगी, ठीक है। 3/4 मतलब 75% वोट उसके अगेंस्ट जाएंगे तो वो कंफर्म नहीं होगा। 3/4 वो बता रहा है, 3/4 अब यहाँ पे 8 मेंबर हैं तो 3/4 क्या बनेगा आपका? 3/4 बनेगा आपका, ये जैसे 8 है ना तो 6/8, 6/8 होंगे, 6/8 मतलब 6 आके वोट मतलब उसके अगेंस्ट वोट जाएंगे तो ये समझाएगा कि वो कंफर्म नहीं है। आगे कहता है प्रोवाइडेड दैट इफ नॉमिनेशन इज नॉट कंफर्म बाय द कमेटी इट शैल द डिसीजन, अगर कंफर्म नहीं करती तो वो क्या करेगी? इट शैल द डिसीजन विद रीजन टू बी रिकॉर्डेड टू कमीशन थ्रू प्राइम मिनिस्टर। अगर वो कमीशन जो है मतलब पार्लियामेंट्री कमेटी उसको कंफर्म नहीं करती तो वही विद रीजंस भेज देगी वही लेटर के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब को। प्राइम मिनिस्टर जो है उसको फिर दोबारा कमीशन के पास भेजेंगे, ठीक है। कमीशन क्या करेगा? एंड फर्दर इफ कमीशन नॉमिनेशन इज नॉट कंफर्म कमीशन शैल अपॉइंट अनदर पर्सन। इसी तरह जब वो उसको वापस आ जाएगा तो कमीशन क्या करेगा? कमीशन नया पर्सन अपॉइंट करेगा। अहमद साहब जो है रिजेक्ट हो गए तो उन्होंने शुएब साहब को आगे कमीशन ने अपॉइंट करके भेज देना है। आगे कहता है कमेटी शैल सेंड द नेम ऑफ नॉमिनी कंफर्म्ड बाय इट आर डीम टू हैव कंफर्म्ड, या तो 14 दिन में कंफर्म कर देती है या कुछ भी नहीं करती तो समझा जाता है डीम टू हैव कंफर्म, वो समझा जाता है कि वो कंफर्म हो गया है, मतलब अहमद साहब कंफर्म हो गए तो फिर क्या करेंगी? वो भेज देंगी टू प्राइम मिनिस्टर। यही नेम कमेटी जो है किसको भेज देगी? प्राइम मिनिस्टर को, हु शैल फॉरवर्ड द सेम टू प्रेसिडेंट, ठीक है। जो वही अपॉइंटमेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास भेजेगा, प्रेसिडेंट साइन करेंगे तो वो ये अहमद साहब जज हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक हो गया। ये है आपका जज को अपॉइंट करने का तरीका। आगे कहता है जी आपका नो एक्शन और डिसीजन बाय द कमीशन और कमेटी, कमीशन या का कोई एक्शन है या डिसीजन है शैल बी वैलिड आर कॉल्ड इन क्वेश्चन ओनली ऑन द ग्राउंड द एग्जिस्टेंस ऑफ वैकेंसी देयर इन और एब्सेंस ऑफ एनी मेंबर फ्रॉम एनी मीटिंग देयर ऑफ। कहता है कि जी अगर कोई मेंबर उनका कमीशन का या कमेटी का मेंबर अगर किसी भी मीटिंग में अब्सेंट होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जी उसकी जो प्रोसीडिंग है विशेट हो जाए या उसकी प्रोसीडिंग जो है नल एंड वाइड हो जाए या उसको आप कहीं पे चैलेंज कर दें, नहीं। अगर कोई पर्सन अब्सेंट भी है, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। जैसे 9 जज के होते हैं आपके मतलब 9 एक चीफ जस्टिस 4 सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, एक जज किसी एक मीटिंग में शामिल नहीं होता, किसी भी वजह से एब्सेंट होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रोसीडिंग खत्म हो जाएंगी। आगे यदि मीटिंग ऑफ कमेटी शैल हेल्ड इन कैमरा, ये खुफिया होगी, मतलब टू पब्लिक नहीं दिखाई जाएगी, इन कैमरा होगी, मतलब आपकी पब्लिक से आउट होगी, ठीक है, बंद कमरा जिसको कहते हैं वो होगी। आगे रिकॉर्डेड शैल बी मेंटेन। आगे कहता है आपका आगे कहता है जी आपका जी
द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 68 शैल नॉट अप्लाई टू प्रोसीडिंग। 68 क्या था कि जी पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होंगे वो जज के कंडक्ट को डिस्कस नहीं कर सकते, 68 कहता है। लेकिन जब जज को अपॉइंट कर रहे हैं तो उसको आप डिस्कस कर सकते हैं, जज के कंडक्ट को डिस्कस कर सकते हैं। और उसके बाद कहता है कि जी कमेटी जो है, कमेटी भी अपने रूल्स बना सकती है, कमीशन भी अपने रूल्स बना सकता है, कमेटी भी अपने रूल्स बना सकती है। ठीक है, ये है आपके सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने का तरीका। सिंपली तरीका क्या है कि जी कमीशन एक जज को अपॉइंट करता है, कमीशन भेज देता है कमेटी को, पार्लियामेंट्री कमेटी को, पार्लियामेंट्री कमेटी कंफर्म करके भेज देगी प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर के थ्रू, और प्रेसिडेंट साइन करेगा तो एक जज अपॉइंट